ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, बहुत बहुत सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत, और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर ये है, बहुत दिन से यह हंगामा चल रहा है कि केजरीवाल का घर कैसा है। केजरीवाल हंगामा कर रहे हैं कि मोदी ने अपने घर में 2700 करोड़ लगा दिए हैं। क्या वाकई पीएम मोदी का घर 2700 करोड़ का है? मैं आज आपको उसका सच बताऊंगा। तो शुरुआत कर रहे हैं केजरीवाल आवास बनाम पीएम हाउस। सच क्या है इस पर बात करेंगे। घर को लेकर बहुत लड़ाई हो गई, तेरा घर मेरा घर, शीश महल कितने का है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं 2700 करोड़ का पीएम मोदी ने घर बनवा लिया, आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए, आज पीएम मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था और उनको देखने के लिए, कैमरे में कैद करने के लिए भारी भीड़ चारों तरफ। अब इस बीच बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है, कह रही है केजरीवाल ने 80 करोड़ 70 से 80 करोड़ रुपया घर पर लगा दिया है। इतना महंगा घर बनाया है आम आदमी वाले सीएम ने। तो आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा रही है, दूसरी तस्वीर में देखिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहां पीएम मोदी का 2700 करोड़ यानी 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां घर बनवा रहे हैं। क्या वाकई मोदी का घर 2700 करोड़ का है? केजरीवाल सच कह रहे हैं। और इसमें मोदी का घर है कहां पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहां पे घर है, कैसा घर है, कितने का घर है, इसका सच क्या है, ये सब बताऊंगा। लेकिन बीजेपी केजरीवाल को उनके घर पर घेर रही है और उसी पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगली तस्वीर देखिए, शीश महल के ही पोस्टर जारी हो रहे हैं। टॉयलेट चोर का आज नया पोस्टर आ गया है। हर पोस्टर में आप देखेंगे लूट का अड्डा शीश महल, टॉयलेट चोर, ये सब बीजेपी ने जारी किए। आपदा वालों का शीश महल, आपदा का लूट संग्रहालय, ये बीजेपी पोस्टर जारी कर केजरीवाल से सवाल कर रही है लगातार। अब देखिए हुआ क्या, आज इस बात से इतना नाराज आम आदमी पार्टी ने कहा कि आइए आज हम आपको शीश महल दिखाएंगे, केजरीवाल का घर है कैसा। तो केजरीवाल का जो सीएम हाउस जो अब रहा नहीं, वहां पहले से सिक्योरिटी टाइट करके रखी गई। चारों तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर थी कि आज आम आदमी पार्टी वाले आएंगे और मीडिया को अंदर ले जाकर घर दिखाएंगे। लेकिन केजरीवाल का अब यह घर रहा नहीं, इसलिए अगली तस्वीर देखिए जरा। आम आदमी पार्टी पहुंची, संजय सिंह पहुंचे, बैरिकेडिंग लगी हुई थी और जिद करने लगे कि उन्हें घर के अंदर घुसना है। दो लोग हैं ना हम लोग, आप रास्ता रोक देंगे यार, नीचे नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए किस लिए रोकेंगे? कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ बोलिए। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। हमारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको दिखाओ। कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? मेरे से ऊपर तो एलजी है, एलजी ने डायरेक्शन दिया तो बताओ, नहीं दिया। तो केजरीवाल के घर के अंदर जाने नहीं दिया गया, यानी सीएम हाउस जो हुआ करता था उसमें नहीं घुसने दिया गया। तो अब ये पीएम हाउस जाने लगे, यानी पीएम हाउस की तरफ रुक किया। संजय सिंह गाड़ी लेकर पहुंचे पीएम हाउस की तरफ, पुलिस ने उन्हें रोका कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो दिखाना चाहते थे कि मोदी का घर कैसा बन रहा है, पीएम का घर कैसा बन रहा है। खड़े नहीं हो सकते आप, चौराहे ना सर, आप देख लो इसलिए यहाँ कराया था सर। आ जाए सर, आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जा रहे हैं तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा सर। नहीं, नजर थोड़ी आना, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। हम तो कोई भीड़ आगे चौराहे पे स्पेस नहीं है एक्चुअल में सर, खड़े नहीं हो सकते आप। चौराहे ना सर, आप देख लो।
दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है। चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली की लड़ाई अब शीश महल और पीएम मोदी हाउस पर आ गई है। एक तरफ बीजेपी शीश महल पर केजरीवाल को घेर रही है, तो आम आदमी पार्टी नेता आज केजरीवाल आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का खर्च बता रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। अब दिल्ली में पोस्टर वॉर के साथ जुबानी जंग और तेज हो गई है। 5 फरवरी की वोटिंग तक ये घमासान और तेज होने वाला है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घर है, जिस घर पर दावा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2700 करोड़, तो मोदी का पीएम हाउस जो अभी है वो है 7 लोक कल्याण मार्ग। ये है पीएम हाउस, जो देश के प्रधानमंत्री का घर होता है। यहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहा करते थे, यहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहा करते थे। सारे जितने पीएम हुए वो इस पीएम आवास में रहते थे। इससे पहले 7RCR कहते थे, उसके बाद पीएम मोदी ने इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया। वहां यही घर की तस्वीरें प्रधानमंत्री की आपने देखी होंगी, अलग अलग तस्वीरें पीएम मोदी की। इस वक्त पीएम मोदी यहां रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए घर तैयार हो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है उसकी तस्वीर। ये इंडिया गेट आप देख रहे हैं। इंडिया गेट से और सीधे आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति भवन आपको नजर आएगा। राष्ट्रपति भवन, दूसरी तरफ संसद भवन आपको दिख रहा है। ये जो दोनों तरफ आपको इमारतें नजर आ रही हैं आमने सामने, यहीं बनेगा पीएम मोदी का घर। इसी पर केजरीवाल हमला कर रहे हैं। ये संसद भवन आप देख रहे हैं, पुरानी वाली और नई संसद भवन। इंडिया गेट के दोनों तरफ जो कंस्ट्रक्शन होगा, इसी में एक जगह पर पीएम हाउस भी होगा। सामने राष्ट्रपति भवन है। अब मैं आपको और नजदीक से बताऊं कि पीएम हाउस कहां होगा। केजरीवाल रोज हमला कर रहे हैं, इसलिए ये सच मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये आप मैप देख रहे हैं, आप देखिए जो शुरू में इंडिया गेट आपको नजर आ रहा है और जो सर्कल हमने किया है, यानी राष्ट्रपति भवन से थोड़ा नजदीक आपको दिखाई दे रहा है एक सर्कल, ये सर्कल होगा प्रधानमंत्री का घर। यानी प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है और उसमें एक छोटा सा हिस्सा प्रधानमंत्री का घर होने वाला है। अब आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की हकीकत क्या है। केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के घर की तस्वीरें सामने आई। अंदर घर में जिम भी दिख रहा है, स्टीम बाथ भी नजर आ रहा है, स्पा भी नजर आ रहा है, जकूजी भी दिख रहा है। इसको लेकर केजरीवाल सवालों में आकर उनसे सवाल किए जाने लगे। अब देखिए जरा केजरीवाल का घर कैसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के 2700 करोड़ के होने का जो दावा किया जा रहा है उसका सच क्या है। दोनों के घर की हकीकत देखिए जरा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। यानी जो पूरा मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, उसे कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा है यह सेंट्रल विस्टा। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्च है 20,000 करोड़, जिसमें संसद भवन और दफ्तर भी हैं। इसके तहत अब तक 2 प्रोजेक्ट बन चुके हैं। नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पूरा हो चुका है। अभी उपराष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस सहित कई प्रोजेक्ट बचे हुए। पीएम हाउस एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का हिस्सा है। दरअसल पीएम हाउस पर 467 करोड़ का खर्च आना, यानी केजरीवाल एंड टीम कह रही है 2700 करोड़, सच यह है कि 467 करोड़ का वो बनना है। 15 एकड़ क्षेत्र ये पीएम हाउस होगा। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए लेकिन नहीं बन रहा है। इस पीएम हाउस में देश के आने वाले जितने प्रधानमंत्री भावी पीएम होंगे वो सब इसी जगह पर रहेंगे। पीएम हाउस में 4 मंजिला 10 बिल्डिंग बनाई जाएंगी और एक बिल्डिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के लिए होगी। यानी इतना बड़ा इलाका जो होगा वो 467 करोड़ जो बन रहा है अकेले पीएम मोदी का घर नहीं है,
उसमें उनकी जो सुरक्षा में एसपीजी तैनात रहती है उसके लिए भी जगह होगी। पीएम हाउस में इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधा भी होगी। इसमें स्पोर्ट स्टाफ के लिए भी क्वार्टर है, उसी का हिस्सा है। सेवा सदन और सुरक्षा ऑफिस भी उसमें होंगे। यहां से पीएम का काफिला निकलने पर लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पीएम आवास के बगल में ही प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर भी होगा। मौजूदा पीएम आवास और प्रधानमंत्री का दफ्तर 3 किलोमीटर दूर है, यानी पीएम जब आते हैं तो रास्ता रोका जाता है और लोगों को भी दिक्कत होती है, सुरक्षा भी लगाई जाती है। अभी वो दिक्कत है, लेकिन यहां शिफ्ट होने के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी पीएम हाउस सेंट्रल विस्टा के बाहर लोक कल्याण मार्ग पर है। नया पीएम हाउस बनने में अभी वक्त लगेगा। प्रोजेक्ट में कोई भी बिल्डिंग 42 मीटर से ऊंची नहीं होगी, यानी इंडिया गेट से ऊंची कोई भी बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट में नहीं बनेगी। आइए आगे आपको बताऊं कि प्रोजेक्ट की सभी बिल्डिंग एक जैसी दिखेंगी, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होगी, साथ ही मेट्रो की सुविधा भी होगी। यह पीएम के आवास की बात हो गई, जो देश के सारे पीएम इसी आवास में रहेंगे। अब शीश महल की बात। दिल्ली में चुनाव से पहले शीश महल सुर्खियों में। सीएम रहते केजरीवाल जहां रहते थे वो शीश महल। बीजेपी ने केजरीवाल के आवास को यह नाम दिया। बीजेपी का दावा यह कि यहां केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर यह बंगला है और केजरीवाल पर 7 स्टार रिजॉर्ट बनाने का आरोप लगा। केजरीवाल के बंगले पर 75 से 80 करोड़ खर्च का दावा है। दावा यह है कि कई घरों को मिलाकर इसे और बड़ा कर दिया गया है। इसमें 1.9 करोड़ के मार्बल ग्रेनाइट लगे हैं। 10 बार पहले आप ये सुन चुके हैं। इसमें 8-8 लाख रुपए के और मार्बल लगे हैं। 8-8 लाख के कमोड भी लगे हैं। 4-4 लाख के कमोड लगे हुए हैं। साथ ही 35 लाख में जिम और स्पा बनवाए गए। 1905 वर्ग मीटर में यह आवास फैला है। 96 लाख के पर्दे हैं और 39 लाख रुपए का किचन का सामान है। 16 लाख रुपए के सिल्क के कारपेट हैं। 66 लाख का मार्बल स्टोन है। मिनी बार पर 4,80,000 का खर्च है और आरोपों पर आम आदमी पार्टी पीएम आवास को लेकर बीजेपी को घेरती है। अब आपको सुनवाता हूं, इस पर दिल्ली का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह इन आवास पर और क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में। शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, अरे जो है उसका तो जवाब। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने। अब आपको बताऊं कि आखिर केजरीवाल का जो घर है इसको लेकर बवाल क्यों है। आप कहेंगे जैसे पीएम हाउस बन रहा है वैसे ही सीएम हाउस बन रहा है। जैसे पीएम मोदी का हाउस है, ये देश के सारे प्रधानमंत्रियों का आवास होगा, 467 करोड़ का बन रहा है, वैसे ही सीएम हाउस है 70 करोड़ का है, बाकी सीएम रहेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, बाकी सीएम नहीं रहेंगे इसमें। दिल्ली के सीएम का आधिकारिक बंगला होता ही नहीं है, ना ये है। सीएम रही शीला दीक्षित सहित कई अलग अलग आवास में शीला दीक्षित रही है जब मुख्यमंत्री रही। मदन लाल खुराना को 33 शामनाथ मार्ग स्थित आवास मिला था। साहिब सिंह वर्मा को 9 शामनाथ मार्ग स्थित बंगला मिला, यानी एक ही बंगला नहीं मिला, 2 अगल बगल एक के बाद एक जो सीएम आए। शीला दीक्षित खुद AB 17 मथुरा रोड स्थित आवास में रही। इसके बाद 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित बंगले में रही।
बाद में यह बंगला पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साहब को मिल गया। सीएम बनने के बाद केजरीवाल 6 फ्लैग स्टाफ रोड में रहे। आरोप है कि केजरीवाल ने यहां करोड़ों रुपए लगा दिए, जबकि यह दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। केजरीवाल के बाद यह आवास अगले सीएम को मिलेगा, यह भी पक्का नहीं है। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले शीला दीक्षित को घेरा था। केजरीवाल ने कहा था शीला दीक्षित के कमरों में 12 कमरों में एसी लगे 12। सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अब केजरीवाल के खर्च को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों घेर रही है। 2020 चुनाव में केजरीवाल ने अपनी संपत्ति का हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक 2020 में उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 44 लाख थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। 5 साल में उनकी संपत्ति 1 करोड़ 30 लाख बढ़ गई। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास न कार है और न कोई घर है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर गुरुग्राम में 1 करोड़ का बंगला है। केजरीवाल के परिवार में कुल 6 खाते हैं। 2020 में इसमें 33 लाख रुपए से ज्यादा जमा थे। केजरीवाल परिवार के पास करीब 32 लाख रुपए का सोना है। पत्नी के नाम से 15 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड भी था। अब बात पीएम मोदी के घर की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम हाउस बन रहा है। यह देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होगा। दिल्ली के सीएम बंगले की तरह अस्थाई होगा ये, और देश के प्रधानमंत्री का ये स्थायी पता होता है ये, यानी ये जो है ये अस्थाई है। यहां सीएम नहीं रहेगा बाद में, जरूरी नहीं है, लेकिन ये स्थायी है पीएम प्रधानमंत्रियों के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी ने हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक मोदी के पास न कोई घर है न कोई जमीन है। एफिडेविट के मुताबिक उनकी संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख है। पीएम मोदी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि और गैर कृषि भूमि नहीं है। 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी थी। मोदी ने सीएम रहते एक प्लॉट खरीदा था और उसे भी दान कर दिया। मोदी ने यह जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी और हलफनामे के मुताबिक मोदी की अचल संपत्ति 0 है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है वो देश के आने वाले सारे प्रधानमंत्री उसी में रहेंगे। सुनिए सियासतदानों। प्रधानमंत्री का निवास 2700 करोड़ रुपए में बन रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और 2100 रुपए पे चुनाव ना लड़के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निवास पे ही चुनाव लड़ना है तो मीडिया को दोनों निवास दिखा दिए जाए। दोनों निवास देख ले और समझ ले कि इसके ऊपर किस तरह से किसको वोट डालना है। सरकारी दर्जा प्राप्त प्रधानमंत्री आवास है जहां सरकारी पैसे से काम होता है। शीश महल में सरकार जब मना कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग कि हमने पैसा नहीं लगाया, वो पैसा चोरी का पाप की काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। पहले भी पाखंड किया था कि हमें तो घर की जरूरत ही नहीं है और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। नाटक और पाखंड किए जा रहे हैं। जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आपका असली चेहरा सामने आ गया। जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा, जिसमें 300 करोड़ का कालीन है, 200 करोड़ के झूमर हैं, 5000 करोड़ के कपड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिसमें सुरंग है। वो जनता को भी तो देखने को मिले। जनता के टैक्स पेयर के पैसे से वो घर भी बना था, राजमहल भी बना था। तो दोनों ही घरों को मीडिया के लिए ओपन कर देना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है? में और ये दिल्ली में कोविड चल रहा था, सारे लोग मर रहे थे, उस समय ये शीश महल बना था और वो आदमी ने बनाया जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वो आदमी ने। और वो कोई ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस नहीं है। इससे पहले के जो भी मुख्यमंत्री रहे उनको सरकार ने जो भी दिया वो उसी घर में रहे और ऐसा आलीशान बंगला तो किसी ने नहीं बनाया। तो केजरीवाल अब खुद घिरे हुए हैं इस मुद्दे पर, लेकिन आज बीजेपी को एक झटका लगा। अरविंद केजरीवाल दरअसल बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के जो पुजारी थे, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये आप देख रहे हैं बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के पुजारी और धर्मगुरु। बताया जाता है लगभग 100 ऐसे धर्मगुरु जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। दरअसल दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की बड़ी सेंधमारी है।
बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के कई संत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपकी सनातन सेवा समिति में ये संत शामिल हुए, यानी आम आदमी पार्टी ने भी सनातन सेवा समिति बना दी है। इसमें जगत गुरु रामानुजाचार्य और स्वामी योगेश्वराचार्य महाराज जी हैं। जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज शामिल हैं। आचार्य श्री मधुरदास जी महाराज समेत कई संत शामिल हुए। इसमें 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि दिए जाने का वादा है। पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात कर भरोसा मांगा है। केजरीवाल ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ केवल वादा करता है, केजरीवाल ने सरकार बनने पर सम्मान राशि देने का भरोसा दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। लोग पिछले कई सालों से एक संघर्ष रखते कि दिल्ली के पुजारियों को मानदेय मिलना चाहिए। बीजेपी ने 3 साल हमारे साथ, हम उसमें रह के मंदिर प्रकोष्ठ में हम कोशिश करते रहे और आज केजरीवाल जी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं सनातन सेवा समिति बना रहा हूं। आप लोग वो समिति अभी अनाउंस करेंगे केजरीवाल जी, आप लोग उस समिति में रहिए और आप ही डिसाइड करिए कैसे देना है और किसको देना है। हमारे सनातनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा किया है 18,000 रुपये देने के लिए, उसके समर्थन में हम लोग संत समाज और ब्राह्मण समाज सब लोग आगे आए हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि हम सनातन की सेवा करने वाले ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, हम ग्रंथियों का सम्मान करेंगे, हम सनातन के मार्ग पर चलेंगे। हम उनके आवास पर बैठे, 40 जनवरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन की सेवा करना चाहता हूँ, आप लोग मार्गदर्शन करें, हमको रास्ता दिखाएं, आप जो पद दिखाएं उसे चलने को तैयार हैं। हमने अपने जगत गुरुओं से, जयगोविंद भाई से सबसे प्रार्थना किया, ये सब लोग तैयार हो गए। जहाँ सनातन है वहाँ हम हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात योगी आदित्यनाथ की। आज योगी आदित्यनाथ खुद रिपब्लिक के महासम्मेलन में शामिल हुए और उनका धमाकेदार इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ने लिया है। योगी का अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। योगी ने वक्फ की जमीन पर क्या महाकुंभ हो रहा है उस पर भी जवाब दिया, संभल पर जवाब दिया, महाकुंभ पर जवाब दिया, अखिलेश यादव पर भी बोले। सुनिए जरा इंटरव्यू सुनने के बाद हम वापस आ रहे हैं। और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। सवाल बहुत लोगों के मन में, योगी जी सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ, और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी? वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए,
हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाट करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे, इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं, फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है। अब तक रामलला के दर्शन नहीं कर गए, अभी तक देखिए हमारे नेता हैं जो रामलला के दर्शन करने नहीं गए, ये क्यों नहीं गए और क्या वो लोग अब कुंभ की सिग्निफिकेंस को समझ पाएंगे? देखिए, हमारे यहां बाध्यकारी नहीं है, यही तो हमारी महानता है। हम बाध्य नहीं करते कि आप दर्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है भाई। जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, जो नहीं जाएगा अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। जाने दो सबको, उनकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ही दे सकता है, दुनिया के अंदर कोई मत और मजहब नहीं दे सकता। मगर वो अब तक रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहस ही नहीं है। नैतिक रूप से साहस नहीं है? एकदम नहीं है। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। जिन्होंने अयोध्या के वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखिए, सनातन तो हमेशा शिखर पर ही रहा है, इसलिए सनातन है। याद रखना, मैंने एक बार कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे जी, ऐसे ही नहीं कहा था। इतिहास इस बात का गवाह है। एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक हैं तो सेफ है। 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था, कैराना से, कांधला से, संभल से, और आज फिर से प्लान अपराधी और माफिया कर रहे हैं, वे देशद्रोही तत्व कर रहे हैं। आज यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है। दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो आओ कुंभ में देखो, कहां जातिवाद है, कहां क्षेत्रवाद है, कहां मत और मजहब का भेदभाव है। केवल और केवल विदेशी जूठन खाने वाले लोग हमें बदनाम करने का काम करते हैं। और याद रखना,
जब तक हम लोग इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता को ऐसी चोट पहुंचती रहेगी जो अतीत में पहुंची है। योगी जी देखिए, आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्यों आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। अब अखिलेश जी कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया एक नारा है। कांग्रेस कहती है कि ये देश बांटने की चाल है। सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि ये समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। बटेंगे कटेंगे को उन्होंने एक है सेफ है कहा था। अर्नब गोस्वामी और योगी आदित्यनाथ का यह पूरा इंटरव्यू आप रात 10 बजे भी सुन सकते हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी से पंगा पड़ रहा है महंगा। हम बात कर रहे हैं ट्रूडो भारत आए थे G20 के दौरान। आपको याद होगा ट्रूडो उस वक्त कैसे बर्ताव कर रहे थे। और अगली तस्वीर दिखाऊं, ट्रूडो खालिस्तानियों के लाडले बन गए थे, निज्जर भी अच्छे लग रहे थे इन्हें और उनके साथ आकर खड़े हो गए थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था इन्होंने मोदी से कौन सा पंगा लिया है, भारत से कौन सी लड़ाई मोल लिए। हुआ क्या, अगली तस्वीर देखिए कि इस्तीफा देना पड़ गया ट्रूडो को, छुट्टी हो गई प्रधानमंत्री की कुर्सी से। लेकिन न सिर्फ पीएम की कुर्सी से छुट्टी हुई है, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नक्शा ट्वीट किया, जरा नक्शा देखिए। यह नक्शा है जिसमें अमेरिका और कनाडा का एक साथ नक्शा भेज दिया है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा को एक में मिला लो। अब सवाल यह है कि मोदी से पंगा और ट्रंप से पंगा इतना मुश्किल पड़ रहा है कि कुर्सी तो चली गई ट्रूडो की, अब देश भी हाथ से जाने वाला है। क्या कनाडा भी खत्म हो जाएगा जो खालिस्तानियों का अड्डा और गढ़ बन गया है? ये रिपोर्ट देखिए। इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। ट्रूडो की कुर्सी गई और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि मोदी से पंगा महंगा पड़ गया। खालिस्तानी से दोस्ती और मोदी से दुश्मनी को लेकर ट्रूडो को भारत और दुनिया के कई देशों ने चिताया, ट्रंप ने भी अलर्ट किया। These are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will take steps or counter it. जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। मोदी जैसा ज़ीरिक और जो जहानत और जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो जस्टिन ट्रूडो का एक्सपीरियंस नहीं है। गो के कनाडा की पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है। ट्रंप का जो इस एज में एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो जस्टिन ट्रूडो का नहीं है। भारत विरोधी एजेंडे की कीमत सिर्फ ट्रूडो को ही नहीं मिली, अब तो पूरा कनाडा ही खतरे में है। कनाडा की अमेरिका में विलय की चर्चा तेज हो गई है। मतलब मोदी से पंगा लेकर ट्रूडो की तो गद्दी गई, अब लगता है देश भी चला जाएगा। और आइए आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए
कैसे शतरंज की बिसात पर बाजी पलट दी है। ये देखिए, चारों खाने चित हो गए ट्रूडो सिर्फ एक चाल में। कनाडा में अचानक राजनीतिक अस्थिरता मच गई है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और अब कनाडा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। रहेगा देश या नहीं रहेगा? कनाडा के इस हाल के लिए ट्रूडो को जिम्मेदार कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रूडो ने भारत और मोदी से पंगा लिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों को पाला पोसा और आगे बढ़ाया। 2023 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या हुई तो ट्रूडो सरकार ने इसके पीछे भारत का हाथ बता दिया। भारत ने कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन ट्रूडो माने नहीं। ऊपर से कनाडा में खालिस्तानी रैलियां और बढ़ गईं। मोदी ने ट्रूडो से कहा कि यह भारत विरोधी कदम है, इसे रोकिए। ट्रूडो आतंकी के समर्थन पर भारत पर सवाल उठाने लगे। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को देश से निकाल दिया। ट्रूडो के भारत विरोधी कदम की कनाडा में भी आलोचना हुई। उनकी पार्टी के सांसद तक कहने लगे कि ट्रूडो बोझ बन गए हैं। भारत विरोधी बयान और मोदी से पंगा उनकी पार्टी को महंगा पड़ा। ऐसे तो लिबरल पार्टी कनाडा में अगला चुनाव हार जाएगी। ट्रूडो को इस्तीफा देकर नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। ट्रूडो को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। भारत के बाद कनाडा और पार्टी का दबाव बढ़ा तो ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ दी। लेकिन सिर्फ कुर्सी नहीं छोड़ी ट्रूडो ने, कुर्सी तो छोड़ी, अब कनाडा को अमेरिका अपने में मिलाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्रूडो को कह रहे हैं तुम पीएम नहीं गवर्नर हो कनाडा के, और तुम्हारा कनाडा हमारे अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। यानी कनाडा को अमेरिका में जोड़ना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रूडो से कह रहे हैं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ट्वीट करके ये नक्शा ट्वीट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ऊपर कनाडा नीचे अमेरिका। कह रहे हैं कनाडा को अमेरिका में मिला लो और फिर पूरा अमेरिका बन जाएगा। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। सोचिए किसी देश का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि ताकतवर देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि तुम्हारे देश को भी अपने में ही मिला लूंगा। यानी विकास में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रूस, दूसरे नंबर पर अमेरिका का पड़ोसी ये कनाडा है। कनाडा अगर अमेरिका में मिल जाएगा तो अमेरिका सबसे बड़ा देश बन जाएगा। ट्रंप ने कई बार कनाडा के विलय की बात की है। अमेरिका में फिलहाल कुल 50 राज्य हैं। ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी किया है। अमेरिका के झंडे के साथ कनाडा का यह नक्शा पोस्ट कर दिया और कहा कि कनाडा को और सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। अगर वो हमारा राज्य बनेगा तो हर सुविधा मिलेगी, जरूरत पड़ी तो आर्थिक ताकत से कनाडा पर कब्जा कर लेंगे। कनाडा ने अमेरिका में मिलने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रूडो ने कहा हम मजबूत व्यापार और सैन्य साझेदार हैं, लेकिन गुंजाइश नहीं कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनेगा। कनाडा की विदेश मंत्री ने तो ट्रंप पर पलटवार किया, कहा हमारा देश धमकियों से डरकर पीछे नहीं हटेगा। तो अब इससे ज्यादा क्या अपमान होगा कनाडा का और ट्रूडो का कि अमेरिका और ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे देश में मिल जाओ। सुनिए जरा ट्रंप को। Canada and the United States, that would really be something. कनाडा के विलय के लिए हम आर्थिक बल का उपयोग करेंगे। वैसे भी मूल रूप से कनाडा की रक्षा करते हैं, लेकिन हम इसकी सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हम व्यापार घाटे में भी भारी नुकसान उठा रहे हैं। अब हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है, हमें उनके डेयरी उत्पादों की भी जरूरत नहीं है, हमें उनके पास मौजूद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उन्हें सब्सिडी देने पर हमें अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। अगर वो हमारे देश का हिस्सा हैं तो ये चलेगा, लेकिन किसी दूसरे पर अब हम और नुकसान नहीं उठा सकते। अब ट्रूडो की तो छुट्टी हो गई, लेकिन एक भारतवंशी कनाडा की पीएम बन सकती हैं। यह है अनीता आनंद, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। अलग अलग तस्वीरें फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अनीता आनंद को रंगोली बनाते तस्वीर आप देख रहे हैं, गणेश जी के साथ तस्वीर देख रहे हैं। कनाडा की अगली पीएम हो सकती हैं अनीता आनंद, जो रेस में इस वक्त सबसे आगे चल रही हैं। आइए अब आपको बताऊं कि भारतवंशी कनाडा की पीएम बनेंगी। कौन है अनीता आनंद? भारत विरोधी ट्रूडो ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब पहली बार कोई भारतवंशी पीएम बन सकती हैं। अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। भारतीय मूल की अनीता लिबरल पार्टी की सीनियर नेता है। वो 2019 से कनाडा की संसद सदस्य भी हैं। ट्रूडो सरकार में पहले रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। कोविड के दौरान कनाडा में काफी काम किया उन्होंने और कनाडा की जनता के बीच लोकप्रिय हैं।
अब परिवहन और व्यापार मंत्रालय संभालती हैं। अनीता के पिता तमिलनाडु और मां पंजाब की थीं। हालांकि अनीता का जन्म और पढ़ाई कनाडा में हुई है। 57 साल की अनीता आनंद पेशे से वकील हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। कनाडा में रहकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करती हैं। होली और दीपावली जैसे त्योहार परंपरा से मनाती हैं। कनाडा में पीएम बनने वाली पहली अश्वेत हो सकती हैं। अगर पीएम बनती हैं तो भारत कनाडा के रिश्ते में सुधार होगा। आइए अब आपको बताऊं, तो ट्रूडो का तो इलाज हो गया, अब एक का इलाज बचा है। वो है, देख रहे हैं, बाइडेन के लाडले थे, अब उनकी बारी है, यानी मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश की बारी है। तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है, तालिबानी हरकत हुई है। एक कॉन्सर्ट हो रहा था, संगीत कार्यक्रम हो रहा था, उसमें देखिए कट्टरपंथी लाठियां लेकर पहुंच गए। ऐसा लगेगा तस्वीर देखकर कि आप अफगानिस्तान और तालिबान को देख रहे हैं इस वक्त। ये बांग्लादेश की तस्वीर है। ये जो आप नारेबाजी देख रहे हैं, सोचिए बांग्लादेश का ये हाल हो गया है। एक संगीत समारोह के दौरान ये कट्टरपंथी पहुंच गए लाठी डंडे लेकर। इसको भी ये लोग अफगानिस्तान बना देंगे। लेकिन अब यूनुस को एक झटका लगा है। यूनुस चाहते हैं शेख हसीना वापस आ जाएं और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। शेख हसीना अभी भारत में है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना हिंदुस्तान में है इस वक्त। यूनुस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया। हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यूनुस सरकार चाहती है कि भारत प्रत्यर्पण करे, यानी भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। लेकिन यूनुस की चाल को भारत ने झटका दिया है। भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, मतलब वो भारत में लंबे समय तक रह सकती हैं। भारत में वो कहीं भी आसानी से जा सकती हैं। बांग्लादेश ना उन्हें गिरफ्तार कर पाएगा और ना केस चला पाएगा। हिंसा के एक मामले में यूनुस सरकार पूछताछ करना चाहती है शेख हसीना से। संभव है कि पूछताछ के नाम पर हसीना को वो जेल में डाल दें, क्योंकि मौजूदा सरकार हसीना और उनकी नीतियों की विरोधी है। यूनुस सरकार ने पासपोर्ट रद्द कर गिरफ्तारी का दबाव बनाया था, लेकिन भारत ने वीजा बढ़ाकर यूनुस सरकार के हाथ पांव बांध दिए हैं। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं। Mr. Speaker, I rise to speak out against the violence and persecution. मैं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए खड़ा हूं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में 3 लाख से 30 लाख के करीब हिंदुओं के मारे जाने का अनुमान है। Were killed, mostly Hindus. Hindus in Bangladesh continue to be targeted. आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर, दुकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर हमले और हिंसा और बढ़ी है। पूरी दुनिया ये देख रही है और हम इतिहास को दोहराने नहीं दे सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प तस्वीर, कैसे मंदिर में इतना दान आया है, इतना दान आया है कि कई दिन लग गए गिनते गिनते। सावलिया सेठ का खजाना खुल गया है। तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है सावलिया सेठ मंदिर राजस्थान में। यह आप मंदिर देख रहे हैं, यहां भक्त जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, अब जरा उसकी तस्वीरें देखिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है नोट गिने जा रहे हैं। 12 करोड़ 44 लाख रुपए आ चुका है, जिसकी गिनती चल रही है। कई दिन से गिनती हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ नोट का ढेर लगा है, अंबार लगा है, और वहां लोग मौजूद हैं जो नोटों को एक साथ जोड़ रहे हैं और फिर उनकी गिनती कर रहे हैं और गड्डियां बनाकर रख रहे हैं। कई दिन से इन नोटों की गिनतियां जारी हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एक और तस्वीर, गड्डियां जो रखी हुई हैं नोटों की गिनती के बाद। ये गड्डियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इतनी नोट गिने जा चुके हैं जिन्हें आप गड्डियों में देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो नोट पड़ा हुआ है उसकी गिनती बाकी है। एक और तस्वीर दिखाऊं, इतना ही नहीं, सोना चांदी भी मिलता है। सोना चांदी की तस्वीरें देखिए जरा। ये सोना चांदी जो दान में मिला है सावलिया सेठ मंदिर को, ये पिछले साल का है। अभी सोना चांदी अभी वाला जो है वो तौला नहीं गया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा पीएम मोदी भी
राजस्थान पहुंचे और मंदिर गए थे सावलिया सेठ, वहां दर्शन किए थे। 2023 की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। आइए अब इस मंदिर के खजाने के बारे में आपको बताऊं। सावलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और हर महीने इस मंदिर के खजाने को खोला जाता है। इस बार अब तक 12 करोड़ 44 लाख रुपए गिने जा चुके हैं। आज से खजाने की चौथे चरण की गिनती शुरू हो गई है। सावलिया सेठ का मंदिर श्री कृष्ण धाम के रूप में चर्चित है। मान्यता यह है कि भक्त यहां मंदिर में जितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, सावलिया सेठ उससे कई गुना भक्तों को वापस लौटा देते हैं और इसी वजह से कारोबारी व्यापारी उन्हें बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। भक्त सैलरी तक से सावलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाने जाते हैं। कई एनआरआई भक्त तो विदेशी पैसा तक मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। इसलिए खजाने के रुपयों में डॉलर भी आते हैं, पाउंड भी आते हैं, रियाल भी आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान सावलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। कहा जाता है कि सावलिया सेठ मीराबाई के गिरधर गोपाल हैं। फिलहाल भारत के साथ ही पूरी दुनिया में सावलिया सेठ के भक्त हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और आपको दिलचस्प खबर बताते हैं जो पाकिस्तान से आई है, जो अपनी हरकतों के लिए चर्चा में रहता है। मरियम की मुलाकात पर बवाल हो गया है कि मरियम नवाज दरअसल नवाज शरीफ की बेटी हैं और ये आप देख रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे, नयन उनसे मिलने के लिए देखिए पहुंची, शहबाज शरीफ पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए और मरियम भी वहां मौजूद है, आप देख रहे हैं। और इस तस्वीर पर बवाल क्या हुआ वो देखिए जरा। मरियम से यूएई के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया है। अब जरा हाथ मिलाने की तस्वीर देखिए आप। नयन ने हाथ मिलाया उनसे गर्मजोशी से। मरियम ने जिस तरह से उनका हाथ पकड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों के गले नहीं उतर रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हाथ मिलाया जा सकता है। उन्होंने बवाल काट दिया है पाकिस्तान में कि मरियम ने जो हाथ मिलाया है, ये हाथ मिलाना इस्लाम के खिलाफ है। देखिए जरा क्या बवाल हो रहा है पाकिस्तान में। यूएई राष्ट्रपति बिन जायद निजी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। उनके साथ ही इस दौरे पर यूएई के उपराष्ट्रपति भी पहुंचे। कल जब दोनों नेता पहुंचे तो पीएम शहबाज ने खुद स्वागत किया और उनके साथ ही मरियम नवाज भी स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंची। शहबाज की भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाक के पंजाब प्रांत की सीएम भी है। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया, लेकिन जब मुलाकात की फोटो सामने आई तो बवाल हो गया। पाकिस्तान के विरोधी दलों ने कहा यह इस्लाम के खिलाफ है तस्वीर और इस तरह से हाथ मिलाना। इमरान की पार्टी पीटीआई ने हाथ मिलाने को लेकर सवाल खड़े किए। सोचिए, इमरान की पार्टी एमक्यूएम के नेता अल्ताफ कह रहे हैं इस तस्वीर के खिलाफ, ऐसे हाथ मिलाने के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं है और इसी वजह से मरियम के हाथ मिलाने को लेकर बवाल हो रहा है। हालांकि इस्लाम में यह नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है। पुरुषों का भी गैर महिला के शरीर को छूना या इस तरह से हाथ मिलाना हराम माना जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरदार बहस शुरू हो गई है। मरियम का विरोध करने वालों का भी विरोध किया जा रहा है। अब देखिए जरा, सबसे ज्यादा बवाल काटा है इमरान की पार्टी ने कि मरियम कैसे हाथ मिला रही है गैर मर्द से, लेकिन इमरान की तस्वीरें साथ में साझा हो रही। इमरान जब पीएम थे तो देखिए कैसे हाथ मिला रहे हैं। दूसरे देशों की नेताओं से, दूसरे देशों की राष्ट्र अध्यक्षों से इमरान खान की तस्वीर आप देख रहे हैं हाथ मिलाते हुए दूसरी महिलाओं से। अगली तस्वीर देखिए। और अल्ताफ हुसैन ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस तस्वीर पर फतवा जारी होना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जनवरी में जानलेवा ठंड। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसके बाद देखिए ताजमहल गायब हो गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ताजमहल जो दिखता है जब आप पहुंचे देखने, और दूसरी तस्वीर देखिए जरा, धुंध में ताजमहल का हाल क्या है। पूरी तरह से ताजमहल गायब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरे में ताजमहल छिप गया है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी घना कोहरा छाया हुआ है। ये रात के वक्त की तस्वीर है, दिल्ली में विजिबिलिटी कम है। श्रीनगर आपको लिए चलता हूं, श्रीनगर की तस्वीर देखिए जरा। श्रीनगर में लाल चौक पर बर्फबारी हो रही है। ये लाल चौक पर बर्फबारी की तस्वीर आप देख रहे हैं।
लाल चौक से आपको लिए चलता हूं सोनमर्ग। सोनमर्ग में भी बर्फबारी हो रही है, उसकी तस्वीर देखिए जरा। ये सोनमर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर आपको नजर आ रही है। घरों पर, छतों पर बर्फ की चादर और फर्श, जमीन पर भी चादर बिछी है। तो ये देश में सर्दी का हाल क्या है ये आपको बताऊं, फिर आपको दुनिया में हालात क्या हैं वो दिखाऊंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात। 72 घंटे में ठंड से यूपी में 29 लोगों की जान चली गई। 4 घंटे में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक है। 40 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। यूपी के सीएम योगी ने ठंड पर मीटिंग की है, कहा है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे, इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। 2 दिन बाद कई जिलों में बारिश की संभावना है यूपी में, और इसके अलावा 20 जिलों में शीतलहर का कहर भी है। बिहार में 21 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 8 जनवरी से और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल में 3.6 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड रहने वाली है। 12 जनवरी को कई शहरों में बारिश का भी अनुमान है। 22 जनवरी तक शीतलहर से राहत नहीं है। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 0 डिग्री पहुंच गया है। 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है और 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मकर संक्रांति से पहले बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में शोपियां में पारा -10.2 डिग्री हो गया और सोनमर्ग में 2 फीट तक बर्फ जमी है। 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना है। 15 जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब आपको दुनिया में ठंड से हालात क्या है, सबसे पहले आपको चीन लिए चलता हूं। चीन के हालात देखिए जरा। चीन में सैलानियों पर बर्फ गिर गई है, बताया जा रहा है 1 टन बर्फ गिरी। इसके अलावा आइए अब आपको अमेरिका की तस्वीर दिखाता हूं। अमेरिका में एक बाकायदा शिप बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं, बर्फ से बना दिया है ये पूरा वॉर कैरियर। आप देख रहे हैं शिप बनाया है, पूरा बर्फ से बनाया गया। चीन की तस्वीर ये आप देख रहे हैं, चीन में एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में बर्फीले पहाड़ का तूफान आया है। बर्फीला तूफान जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर पूरा धुंध और सफेद आपको जो नजर आ रहा है, ये बर्फीला तूफान है। दूसरी तस्वीर देखिए अमेरिका की, देख रहे हैं बर्फबारी में सड़क पर हादसा हुआ है। बर्फबारी और सर्दी के दरमियान, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है, लगातार सर्दी की वजह से सड़क पर एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और देखिए गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ियां स्लिप हो रही हैं और इस दौरान कई हादसे हो गए। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जो तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। क्या हुआ केरल में, देख रहे हैं केरल में हाथी ने लोगों को उठा उठा कर फेंका है। 23 लोग घायल हो गए। देखिए तस्वीरें। तो केरल के एक मंदिर में उत्सव के दौरान हाथी अचानक से भड़क गया। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट एसएस से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। तो केरल के एक मंदिर में नरेचा उत्सव के लिए हाथी बुलाए गए थे। उत्सव में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान मौजूद 4 हाथियों में एक हाथी भड़क गया। उसने शख्स को सूंड से उठा लिया और 4 बार लहराकर फेंक दिया। इस घटना की वजह से भगदड़ मच गई। 23 लोग घायल हो गए हैं इसमें।
तो ये था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।